नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी सुनने वालों को। और खूबसूरत मौसम के आने पर तपती धरती पर रिमझिम बरसती बूंदों की तरह मैं एक कहानी चुनकर लाई हूँ आज के सिनेमा घर में। ऐसी कहानी जो बहुत ही छोटे बजट की फिल्म है और ये फिल्म आज भी जब लोग इसे देखते हैं तो प्रशंसा किए बगैर ठहरते नहीं हैं। इसकी कास्टिंग अमिताभ बच्चन मोती के रूप में है और नूतन माजूबी के रूप में। वही फूल बानो है पद्मा खन्ना। तो आज की जो फिल्म है उसका नाम, चलिए नाम थोड़ी ही देर में बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट तो मैं आपको दूंगी। इसकी कहानी खजूर का गुड़ और रस के इर्द गिर्द घूमती है। तमाम मानवीय संवेदनाएं हैं। स्त्री मन की वो विरह वेदना है, वो दर्द है, लेकिन प्रेम और समर्पण है। वहीं स्त्रियों के दो रूप दिखाए हैं इस फिल्म में, और पुरुष का चंचल मन किस तरह से स्त्रियों को भरमा सकता है, लेकिन चतुर सुजान और कर्मठ स्त्री कभी हार नहीं मानती। इस फिल्म की कहानी में बहुत सारी चीजें होंगी, भावनाएं होंगी, प्रेम होगा, लेकिन आपको कहानी सुननी पड़ेगी प्रतिमा शर्मा के साथ। भारतीय सिनेमा में हर साल साथियों लगभग 1000 से भी ज्यादा फिल्में बनती हैं। अलग अलग भाषाओं में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भिन्न भिन्न विषयों को लेकर फिल्म बनती हैं। फिल्मों के अलग अलग अहम हिस्से होते हैं, उनके कथानक होते हैं, जैसे रोमांस, वायलेंस, सेंटिविटी या फिर कहें कॉमेडी या लव स्टोरी। जैसी फिल्मों ने ऑडियंस के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। 70 के दशक में तमाम ऐसी फिल्में बनी हैं जिनमें जिंदगी के कई पहलुओं को कलमबद्ध किया गया है। चाहे हम आनंद फिल्म की बात करें, दीवार की करें, कोशिश की करें, अमर प्रेम, आराधना, ऐसी तमाम फिल्में हैं जो दिल को छूती हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें उद्देश्य छिपा रहता है। लेकिन आज की फिल्म 1973 में बनी फिल्म है सौदागर। जी हाँ, सौदागर की कहानी आज आप सुनेंगे, जो बहुत ही कम बजट की फिल्म है, जिसमें सामाजिक बंगाल की पृष्ठभूमि और गांव के प्राकृतिक जीवन को जीवंत किया गया है। बिल्कुल रियल एक्सप्रेशंस के साथ ये फिल्म सफल रही है, जिसकी लोग आज भी प्रशंसा करते हैं। और इसकी एक खास बात ये रही कि इसे ऑस्कर में नामांकन के लिए भी भेजा गया था। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि पतझड़ का मौसम है और पतझड़ का मौसम खत्म होते ही आता है रस का मौसम। रस का मौसम जब आता है तो मोती मियाँ यानी अमिताभ बच्चन इसमें मोती के रूप में हैं। तो वो अपनी हांडियों को लेकर जा पहुंचते हैं खजूर के पेड़ों के इर्द गिर्द और लटका देते हैं हांडियों को रस भरने के लिए। और मोती इतने खूबसूरत, हैंडसम हैं कि पूरे गांव की महिलाएं, लड़कियां उन पर फिदा हो जाती हैं और वो इसी गुमान में रहते हैं कि भाई मुझे तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन मेरी भी पसंद तो मायने करती है ना। जी हाँ, और फिर यहीं से वो रस भर के अपनी हांडियों को कंधे पे लटकाकर गाते गुनगुनाते कुछ इस कदर चलते हैं उन पगडंडियों को नापते हुए, जो गांव के इर्द गिर्द अपने रास्ते को गांव तक पहुंचाती हैं। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। रस का, फूलों का, गीतों का बीमार हूँ, रस का, फूलों का, गीतों का बीमार हूँ। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ।
बसिया कहे, जो भी देखे मन बसिया कहे, हाय रे जो भी देखे मन बसिया कहे, सबकी नजरों का एक मैं ही दीदार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। कोई कहे भौरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। कोई कहे भौरा मुझे, कोई दीवाना, भेद मेरे मन का मगर किसी ने न जाना। रोना मैंने कभी सीखा नहीं, रोना मैंने कभी सीखा नहीं, चखा जीवन में फल फीका नहीं, हाय रे हाय चखा जीवन में फल फीका नहीं। मैं तो हर मोल देने को तैयार हूँ, रस का फूलों फूलों का गीतों गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ। और हांडियों को उठाकर मोती मियाँ पहुंच जाते हैं माजूबी के घर। माजूबी की स्थिति कुछ ऐसी है कि पतझड़ को ही मौसम की स्थायी अवस्था मानकर विधवा माजूबी यानी कि नूतन किसी तरह जीवन काट रही हैं। उनके मरहूम शौहर रजाक मियाँ उनके लिए धन संपत्ति के नाम पर कुछ छोड़कर गए हैं, तो केवल एक झोपड़ी और एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा जिसे माजूबी जोत भी नहीं सकती। आजीविका के नाम पर उनके पास है गुड़ बनाने की कला, जिसका उपयोग करके वे जैसे तैसे खाने भर को धन जुटा लेती हैं। गुड़ बनाने में बहुत ही माहिर है माजूबी, उन्हें महारत हासिल है। इसीलिए तो मोती मियाँ माजूबी से गुड़ बनवाते हैं। और गुड़ बनवाने का असर ये होता है कि मार्केट में, बाजार में उनका गुड़ मिनटों में खत्म हो जाता है। भीड़ लग जाती है उनका गुड़ खरीदने वालों की। यूं तो शादी करके घर बसाने के लिए वो बहुत उत्सुक हैं। कौन? मोती मियाँ। पर रिश्ते जोड़ने वाला उनको कौन मिले भला? लेकिन मिल ही जाता है उस गांव का नाई। उनकी भ्रमात्मक स्थिति का बयान कुछ यूं करते हुए कहता है कि अरे मोती मियाँ, तुम्हें लड़की की ज़रूरत है और वो भी कमसिन चाहिए, उसे खूबसूरती में परिमाफिक भी होना चाहिए। पर ऐसी किसी हसीना के निकाह रचाने के लिए आवश्यक मेहर की रकम भी तो चाहिए, और वो रकम तुम्हारी खीसों से निकलती ही कहाँ है। जी हाँ, पैसों की जोड़ तोड़ में जो मोती है ना, लगे रहते हैं और उनको लगता है कि भाई इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि मैं अपनी मन पसंद लड़की से विवाह करूं। और जी हाँ, यही भावना की रकम का जुगाड़ कैसे करूं ताकि अपनी मनपसंद जिंदगी को भी जी सकूं। यूं तो मोती की आर्थिक हालत में कुछ पैच भी है। मोती खजूर के पेड़ों से रस निकालने में तो माहिर है, परंतु गुड़ वो बनवाते हैं माजूबी से ही। और गुड़ बन जाने के बाद मोती उसे बाजार में रोजाना बेचने आते हैं। मोती जो हैं वो इतने खुश हैं क्योंकि उनका गुड़ बाजार में इतना फेमस हो गया है कि लोग मांग मांग कर उसे लेकर जाते हैं। और माजूबी की चूड़ी का बनाया हुआ गुड़ सारे इलाके में इतना प्रसिद्ध है कि हाथों हाथ बिकने को तैयार है। और उनके गुड़ की जबरदस्त मांग है उस इलाके में। गुड़ से कमाई साख मोती को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी देती है, परंतु अच्छी साख होने के बावजूद गुड़ बेचने से इतनी कमाई
नहीं हो पाती है जिससे कि वो अपने मन को भाने वाली किसी सुंदरी के साथ अपना घर बसा सके, जो उनका जीवन ऐसे ही परिश्रम करते हुए और अच्छे भविष्य के सपनों में खोए हुए काट दे। कहते हैं ना, सब कुछ सबको कहाँ मिलता है। लोग कई बार ये भी कहा जाता है कि उनको आकाश का जिनको टुकड़ा नहीं मिलता, पता नहीं भगवान उनको पर कहाँ से दे देते हैं। कुछ ऐसी ही भावनाओं के इर्द गिर्द ये हमारी कहानी चलती है। जीवन पथ पर बढ़ते हुए एक दिन उनको मिलती है कौन? पड़ोस के एक गांव में रहने वाली फूल बानो। जी हाँ, फूल बानो का जो किरदार है वो पद्मा खन्ना जी ने निभाया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ। फूल बानो भी पहली ही मुलाकात में मोती के प्रति अपने आकर्षण का इजहार कर देती हैं कि भाई वो उनको बड़ा पसंद करते हैं। और जब वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम फूल बानो तुरंत ही बता देती हैं। और कश्ती में सवार एक तरफ फूल बानो बैठी हैं, दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, और बीच में हाट बाजार में गुड़ बेचने वाले, नदी को पार करने वाले लोग बैठे हैं। वहीं बैठे बैठे मोती मियाँ देखते हैं फूल बानो को और मन ही मन सोचते हैं, काश कि ये लड़की मुझे मिले और मैं इससे शादी रचा लूं। और कुछ इस तरह से अपनी बातों को वो बयां करते हैं मन ही मन। हुस्न है या कोई कयामत है, ख्वाब देखा है या हकीकत है, बेबसी है कि पा नहीं सकते हमसे थोड़ी सी दूर जन्नत है, हमसे थोड़ी सी
आओ हम ऐसी बंदिशें कर लें, आओ हम ऐसी बंदिशें कर लें। साथियों, ये खूबसूरत रुबाइयाँ इस फिल्म की हैं जो एक अलग ही अंदाज देती हैं फिल्म को। फूलबानों के आकर्षण के वशीभूत होकर मोती मियाँ फूलबानों का पीछा करते हुए सीधे फूलबानों के घर पहुंच जाते हैं। उनसे निकाह करने का पैगाम लेकर फूलबानों के पिता जो मुराद जी हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच वे बेहद संतुलित स्वर में एक घाघ व्यापारी की तरह मोती के सपनों पर ये कहकर तुषाराघात करते हैं कि उन्होंने दुनिया देखी है और वे अपनी बेटी का निकाह उस आदमी से करेंगे जो निकाह से पहले मेहर के रूप में नकद 500 रुपए देगा, जिसे वे अपनी बेटी के नाम से डाकखाने में जमा करा देंगे। मोती कहाँ से इतना धन लाते, वो मन ही मन व्याकुल हो उठते हैं। वे सेठ साहूकारों से पैसा मांगते हैं पर कोई भी उन्हें उधार नहीं देता। हाँ, कहीं से उन्हें मुफ्त की सलाह जरूर मिल जाती है कि यदि वे कुछ ऐसा करें जिससे कि गुड़ बेचने से उनकी आमदनी उनके पास ही रहे और किसी और के पास ना जाए, तो वे शीघ्र ही पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। निकाह करके फूलबानों को पाने का लालच मोती के सिर चढ़कर सुबह शाम बोलने लगता है और उनकी आंखों में ये चाहत एक सपना बनकर भर जाती है और उनकी बुद्धि जो है वो कुटिलता की हदों में प्रवेश करने लगती है। यूं तो साथियों, इस फिल्म की जब शुरुआत होती है, जो पहला सीन होता है उसमें दिखाया जाता है कि जो मोती है वो खजूर के पेड़ पर चढ़ रहे हैं और हांडियों को उतार रहे हैं। वहीं एक छोटा सा नन्हा सा बालक नीचे खाली गिलास लेकर खड़ा हुआ है, तो वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि इस बच्चे को रस की ज़रूरत है, ये रस मांगने आया है और मोती मियाँ तुरंत उसके गिलास को भर देते हैं। कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाएं भी हैं उनके अंदर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती हैं कि उनके अंदर छल प्रपंच और कुटिलता की हदें भी प्रवेश करने लगती हैं और अब तक साफ सुथरे ढंग से जीवन जीते आए मोती मियाँ अपनी चाहत को पूरा करने के लिए एक षड्यंत्र भी बनाने लगते हैं और उनकी इस साजिश का शिकार बनती हैं अकेलेपन से जूझकर किसी तरह जीवन बसर करने वाली माजूबी। साथियों, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1973 में। निर्देशक इसके थे सुधेंदु राय जी और निर्माता थे तारा चंद बड़जात्या और सुभाष कई। लेखक सुधेंदु रॉय ने इस फिल्म की पटकथा लिखी, संवाद पीएल संतोषी जी ने, और नरेंद्र नाथ मित्र की कहानी थी रस, और ये रस उसी पर आधारित है सौदागर फिल्म। आज आप सुन रहे हैं फिल्म सौदागर सिनेमा घर में और मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। साथियों, आपको हमारी आज की फिल्म कैसी लग रही है, इसके लिए आप अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें। हमारा फीडबैक के लिए ईमेल आईडी है vbsdelhi@gmail.com। अपनी बनाई योजना को फलीभूत करने के लिए मोती माजू के पास रात के अंधेरे में ही जा पहुंचते हैं। उनको इतनी आतुरता होती है कि जल्दी से बस मैं ये काम जो मैंने अपना सोचा है दिमाग में उसको पूरा करूं, और मोती के साथ व्यापार कर रही माजू उन पर विश्वास करते हुए दरवाज़ा खोल देती है। एक चालाक शिकारी की तरह मोती मियाँ अपनी झूठी चाहत का जाल माजू बी के ऊपर फेंकते हैं और तोल मोल कर जालसाजी शब्दों का ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि माजू बी के सामने वो पेश करने लगते हैं कि अकेलेपन की कराहती हुई जिंदगी जी रही माजू बी मोती के शब्दों में फंसने लगती है। पर उनकी अपनी सच्चाई, उम्र और विधवा होना उन्हें सचेत भी कर जाता है और आशंका से भरी वे पूछती हैं कि क्यों मोती मियाँ, गांव में कुंवारी लड़कियों की कोई कमी है क्या, जो तुम रात गए तुम दिल लगी करने मुझसे चले आए? हाँ? अंधेरा मोती की आंखों में छिपी कुटिलता को छिपा लेता है
और अपनी आवाज पर पूरा नियंत्रण रख मोती माजूबी को उनके प्रति अपनी सच्ची चाहत का विश्वास दिलाकर उन्हें असमंजस में छोड़कर आ जाते हैं। वे जानते हैं कि बुरे आर्थिक हालात से गुजर रही माजूबी उनके प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचेंगी और उनका अकेलापन भी उन्हें फिर से निकाह करने के लिए उकसाएगा जरूर। अकेलेपन से भरी निर्मम जिंदगी काटती विधवा माजूबी कैसे कठिन रात रही होगी उनके लिए, इसका अनुमान ही लगाया जा सकता है साथियों। जब तक के कठिन जीवन से मिली कठोरता ने उनके अंदर के स्त्री सुलभ कोमल भावों को परतों के घेरे से घेर कर बंद कर दिया है और मोती के प्रस्ताव ने उन भावों के ऊपर से परतों को खुरचना प्रारंभ कर दिया। भय और उल्लास ने मिलकर उनकी आंखों से नींद छीन ली। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई स्त्री किसी से प्रेम करती है तो पूरे समर्पण के साथ करती है, लेकिन कभी कभी उसके समर्पण में जो दूसरा व्यक्ति होता है वो चाल चल जाता है। कहाँ समझ पाती है, प्रेम के आगे सब कुछ नतमस्तक कर देती है। सुबह तक माजूबी के मिल जाने के कारण मन की चंचलता को किसी तरह रोके हुए मन के अंदर ही अंदर उड़ान भरने लगती हैं। आज मोती से सामना कैसे होगा, पूरी रात लेटे लेटे यही सोच रही है माजूबी। क्या मोती के मन में रात दिया गया प्रस्ताव अभी भी घर किए होगा, या ये सिर्फ एक सपना ही था जो उन्होंने बीती रात खुली आंखों से देखा था। यही सोचते मनुहार करते सुबह हो जाती है। मोती आते हैं और रोजमर्रा की तरह दोनों के बीच दुआ सलाम नहीं होती है, क्योंकि माजूबी चुप है। कुछ कहना तो चाहती हैं लेकिन फिलहाल चुप है। मोती तो शिकारी की तरह रात फेंके गए पास का जो परिणाम जानने को उत्सुक हैं और संकोच करती माजूबी को देखकर वे ताड़ जाते हैं कि रात उन्होंने सही चाल चली थी। और वे अगली चाल चलते हुए पूछते हैं कि माजूबी ने उनके प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा है। क्यों माजूबी, क्या सोचा है तुमने? लाज से झुके सिर को बामुश्किल उठाकर माजूबी अपनी भटकती भावनाओं को दिशा देती हैं और साथियों वो कह देती हैं, कहते हैं ना कि किसी के दिल में अगर घर बनाना हो तो उसका रास्ता पेट से होकर जाता है। अच्छा खाना बनाकर खिलाना स्त्री सुलभ एक भावना भी है। और वो झट से कह देती हैं कि आज दोपहर का भोजन तुम मेरे साथ खाओगे। फिर क्या था, मोती की तो जैसे खींचे निकल आती हैं, मुस्कुराने लगते हैं अंदर ही अंदर। फिल्म का एक बहुत बड़ा अहम पड़ाव आता है इस मौके पर, जबकि सजे धजे मोती मियाँ माजूबी के सामने उनके घर बैठे हैं और माजूबी दावत के लिए भोजन पका रही हैं। माजूबी से मिलने उनके दिवंगत जो पति होते हैं, जो गुजर जाते हैं, उनके बड़े भाई आते हैं, उनके जेठ, और हवा में पुलाव की तैरती खुशबू का सबब पूछते हैं और कहते हैं, अरे भाई किसकी दावत है, किसके लिए इंतज़ाम हो रहा है? तो शर्माई हुई माजूबी मोती की तरह देखती है मोती की तरफ और आंखों से इशारा करके कहती है, आपकी। माजूबी के जेठ अचरज से दोहराते हैं, आपकी? और मोती माजूबी की ओर बारी बारी से देखते और फिर वास्तविकता को भांपकर चेहरे पर मुस्कान लाकर दोनों से कहते हैं, अरे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बड़ी आसानी से वे इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। एक अच्छे दिल के इंसान होते हैं उनके पति के भाई। उन्हें इतनी खुशी है कि माजूबी को एक सहारा मिल रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था अच्छी है जहां जो स्त्री पुरुष चाहे वो फिर से जीवन की शुरुआत कर सके। ये कहानी साथियों एक संदेश भी देती है कि स्त्री का अगर मन कहता है कुछ करने के लिए, परेशानियों से वो गुजर रही है, तो उन परेशानियों को ख़त्म करके अपने मन चाहा रिश्ता भी चुन सकती है। आगे यूँ होता है कि अचरज और ईर्ष्या से भरी गांव की कुंवारी युवतियां की जो नज़र होती है वो माजूबी पर पड़ती है कि अरे इसकी शादी मोती से कैसे हो सकती है,
है। और फिर क्या था, माजुबी पर किए कटाक्षों के मध्य चलते मोती माजुबी को अपने घर ले आते हैं अपनी पत्नी बनाकर। माजुबी का स्पर्श मोती की बिखरी पड़ी जिंदगी को शीघ्र ही एक व्यवस्थित गृहस्थी का रूप दे देती है। और साथियों, माजुबी इतनी निपड़ और कर्मठ स्त्री होती हैं कि वो माजू का बिखरा ऐसा घर जो अस्त व्यस्त है पूरी तरीके से खूबसूरत बना देती हैं। घर को कच्ची जो मढ़ैया होती है उनकी, उसको लीप पोत कर चूल्हा और भट्टियों को जहाँ रस को पकाने की तैयारी होती है उसे फिर से दुरुस्त कर देती हैं। और मोती के लिए मन में तमाम आशीष लिए, तमाम दुआएं लिए, मन ही मन कुछ यूं कहती हैं।
तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ। तेरा मेरा साथ रहे और इसी तेरे मेरे साथ के लिए वो जी तोड़ मेहनत करने लगती हैं। माजू भी केवल व्यवसाय के लिए ही गुड़ नहीं बनाती बल्कि वे इसे दिल से बनाती हैं। एक कलाकार की तरह से मोती द्वारा लाए गए खजूर के रस को उबालती हैं और उसे बार बार पत्तों से साफ करके सबसे उम्दा किस्म का गुड़ बनाने के लिए एकदम उपयुक्त चाशनी बनाती है और सारी प्रक्रिया को मन लगाकर पूरा करने के बाद जब गर्म और पिघली हुई चाशनी को गोल सांचे में बिछे कपड़े पर उड़ेलती हैं तो सुनहरा रंग चाशनी में भी चमकता है और संतोष और खुशी से भरे उनके चेहरे पर भी। गोल सुनहरे गुड़ की भेलियां जब मोती बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें 1 घंटा भी नहीं लगता अपना गुड़ बेचने में। जी हाँ साथियों, आज आप सुन रहे हैं 1973 में बनी फिल्म सौदागर की कहानी प्रतिमा की जुबानी। कार्यक्रम है सिनेमा घर। माजूबी के लिए गुड़ बनाना भी उनके मोती के प्रति स्नेह की ही अभिव्यक्ति है और मोती द्वारा ज्यादा से ज्यादा रस लाने पर वे इस बात से परेशान नहीं होती कि उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, बल्कि वे परेशान होती हैं कि इतनी मेहनत करने से मोती की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वे मोती के लिए गुड़ बनाने में करती हैं। वे मोती से बाजार से सोडा लाने के लिए भी कहती हैं और कहते हैं मोती मियाँ थोड़ा सा सोडा डालने से गुड़ का रंग भी निखरता है और उसमें सूंधी सूंधी खुशबू भी आती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मियाँ का गुड़ दिल्ली तक जाए, विलायत तक जाए। मोती के लिए तो माजूबी का इतना लगाव, स्नेह, भक्ति भाव दुविधाएं लेकर आता है, पर अभी वे धन जुटाने में लगे हुए हैं, सो नाटक करते रहते हैं। 250 रुपए उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं और इकट्ठे होते ही वे फूल बानो के अब्बा से मिलने पहुंच जाते हैं और उन्हें निकाह से पहले की पेशगी देते हैं, ये आग्रह करते हुए कि शेष जो 250 रुपए रह जाएंगे वो निकाह के वक्त दे देंगे। खेले खाए बुजुर्ग मोती से कहते हैं कि अब वे पैसा लेकर क्या करेंगे, हैं? अब तो मोती ने एक विधवा से निकाह रच लिया है और वे नहीं चाहते कि उनकी बेटी दूसरी पत्नी बनकर जाए और रोज रोज झगड़े हों और 2 औरतों के बीच इस तरीके की घमासान युद्ध हो जाए। शातिर मोती मियाँ बुजुर्गवार को विश्वास दिलाते हैं और कहते हैं, अरे भाई, माजूबी की चिंता आप क्यों करते हैं? सर्दी बीत जाने दीजिए, दक्षिण की हवा अपने साथ माजूबी को भी उड़ा ले जाएगी और मैं उन्हें तलाक दे दूंगा। फूल बानो के पिता मोती की ऐसी शातिराना चालाकी को उसकी काबिलियत करार देते हैं और कहते हैं, आदमी तुम काबिल हो, तुमसे निभ जाएगी। जाते हुए जरा बानो से भी मिलते जाना। देखिए साथियों, एक तरफ वो सीधी साधी कर्मठ स्त्री मोती के घर को सजाने में लगी हुई है और दूसरी तरफ ये स्त्री, जबकि उनको मालूम है कि उनकी शादी हो चुकी है, और फिर भी मोती और फूल बानो दोनों अपने नए नए सपनों को सजाने में लगे हुए हैं। फूल बानो टहलती है, मचलती है और अपनी भावनाओं की पूर्ति करने के तमाम सपने देख रही होती है और फिर अपने खेतों में पहुंच जाती है मिलने मोती मियाँ से और अपनी अदाओं से कुछ यूं कहती है। चंपा
मेरा नाम लेके आहे भरे जो भी देखे मेरी सूरत हाय हाय करे सारा गाँव मेरा नाम लेके आहे भरे जो भी देखे मेरी सूरत हाय हाय करे जो भी देखे मेरी सूरत हाय हाय करे कोयल नहीं पपीहा नहीं मैं गीता भरी किताब नहीं फिर भी जो देखे वो बोले तेरा कोई जवाब नहीं मैं क्या करूं कि मैं हूँ फूलबान जी मैं हूँ फूलबान हाय मैं क्या करूं कि मैं हूँ फूलबानू जी मैं हूँ फूलबानू क्यों ज़माना है दीवाना मेरा मुझे क्या पता मैं हंसी हूँ मैं जवां हूँ इसमें मेरी क्या खता क्यों ज़माना है दीवाना मेरा मुझे क्या पता मैं हंसी हूँ मैं जवां हूँ इसमें मेरी क्या खता मैं हंसी हूँ मैं जवां हूँ इसमें मेरी क्या खता सारी उम्र लगी ना नजर मेरा ऐसा तो शबाब नहीं फिर भी जो देखे वो बोले तेरा कोई जवाब नहीं मैं क्या करूं कि मैं हूँ फूलबानू जी मैं हूँ फूलबान हाय मैं क्या करूं कि मैं हूँ फूलबानू जी मैं हूँ फूलबान साथियों, सिनेमा घर में आज आप सुन रहे हैं 1973 की फिल्म सौदागर, जिसमें मुख्य भूमिकाओं में है नूतन, पद्मा खन्ना और अमिताभ बच्चन। और हमारे जो साथी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आज की फिल्म कैसी लग रही है, तो आप अपने जो राय है, जो अपनी फीडबैक है, हमें इस पर भेजिए vbsdelhi@feedback@gmail.com। और हमारे साथी हमें भेज रहे हैं, जगदीश कुमार जी कहते हैं कि फिल्म सौदागर की कहानी बेहद पसंद आ रही है, प्रस्तुतिकरण के कारण कार्यक्रम बहुत सुंदर लग रहा है। और जगदीश कुमार जी के बाद दीपिका खोबल जी कहती हैं, प्रतिमा जी आपके द्वारा सुनाई जा रही सौदागर फिल्म ऐसी लग रही है जैसे हम पर्दे पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे और भी साथी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अपनी फीडबैक जरूर भेजिए। और साथियों, मोती की जो योजना होती है वो कामयाबी के करीब है। अब उनके सामने मुश्किल है कि किसी तरह से माजूबी से पीछा छुटाना, जो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि माजूबी उन्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका ही नहीं देती हैं। वे तो पूरी तरह से समर्पित हैं मोती के प्रति, उनके घर गृहस्थी को सजाने संवारने में व्यस्त रहती हैं, उनका गुड़ बनाने में व्यस्त रहती हैं। ऐसी निष्ठावान पत्नी से छुटकारा पाने के लिए मोती को बेशर्म बन जाना पड़ता है, और फूल बानों को पाने की हसरत के चलते उन्हें माजूबी के प्रति क्रूर बन जाने से कोई हिचक नहीं होती। किसी भी सामाजिक व्यवस्था का दुरुपयोग मानव ही अपने हित के लिए करता है, ये भी इस कहानी में संदेश मिलता है। जो सामाजिक व्यवस्था स्त्री और पुरुष को घर बसाने का मौका देती है, वही सामाजिक व्यवस्था ये भी अवसर देती है कि पुरुष बड़ी आसानी से अपनी पत्नी से छुटकारा पाने की कोशिश भी करते हैं। ये कैसी व्यवस्था है कि निकाह पढ़वाने वाले मौलवी बखूबी जानते हैं कि मोती माजूबी के ऊपर चरित्रहीनता के झूठे आरोप लगाने वाला है, पर तब भी वे मोती का साथ देते हैं। वही मौलवी मियाँ जो उनकी निकाह करते हैं, वो उनके तलाक करवाने के लिए उनके साथ आते हैं। माजूबी बर्तन मांज रही हैं, बड़े मगन खोई हुई हैं मोती के उन सुनहरे सपनों के लिए, उनकी गृहस्थी को बसाने के लिए, उनका घर स्वर्ग बनाने के लिए। और मोती मौलवी को लेकर
पहुंच जाते हैं अपने घर यानी माजूबी के पास। मौलवी के सामने आश्चर्य और दुख भरी माजूबी को कहीं ना कहीं खटका हो जाता है कि मौलवी क्यों आए हैं, क्या बात हुई। और वो कहती है कि अरे अरे आप मौलवी मियाँ, हमारे तो बड़े भाग्य हैं कि आप हमारे घर में आए हैं। और वो जल्दी से चारपाई बिछाती हैं और उस पर उनको बैठने के लिए कहती हैं, लेकिन मौलवी कहीं ना कहीं दर्द से अंदर गुजर रहे हैं कि एक ऐसी सीधी साधी स्त्री को आज मैं एक झूठे इल्जाम लगाने जा रहा हूँ। लेकिन इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मोती को तो बिल्कुल आश्चर्य ही नहीं हो रहा। आश्चर्य और दुख से भरी माजूबी को जब ये पता चलता है कि मोती आपसे खुश नहीं है, और मौलवी जी कहते हैं कि माजूबी, मोती मियाँ आपसे खुश नहीं है। वो पूछती है क्यों? वो कहते हैं कि आपके चरित्र पर इनको शक है। जैसे ही वो कहते हैं कि चरित्र पर शक है, और वो भी मौलवी के साथ, वो तो जैसे टूट जाती है, तड़प जाती है और कहती है कि चल बोल, मैं जानती हूँ कि तू मेरे पर इस तरीके के इल्जाम क्यों लगा रहा है। मैं जानती हूँ तू मुझे तलाक देना चाहता है, तो चल बोल जल्दी से। माजूबी को बिना हिचकिचाहट के मोती मियाँ कहता है तलाक तलाक, और कहकर उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है। नूतन बहुत ही बड़ी अभिनेत्री थी। इसका पूरा जो दारमदार है फिल्म का, उनके ऊपर इतना खूबसूरती से फिल्माया गया है कि वो इसे दिखाने में पूरी तरीके से सफल रही हैं। वो किस तरह से ईर्ष्या करती हैं वो देखने लायक है। जहां वे मौलवी द्वारा मोती की मंशा कहे जाने के बाद मोती को लताड़ती हैं, घायल सिंघनी की तरह दहाड़ती टूटे हृदय वाली माजूबी की आहों और भावों को बहुत ही प्रभावी ढंग से नूतन ने इसमें प्रदर्शन किया है। सर्दी बीत गई है, गुड़ का मौसम खत्म होने जा रहा है और माजूबी का जीवन फिर से पतझड़ की लपेट में आ गया है। उजाड़ झोपड़ी में जहां आवारा कुत्तों ने बसेरा कर लिया था, उन्हें फिर से वो अकेले ही जीवन जीने के लिए पहुंच गई है। हाथ में बगल में एक छोटी सी पोटली दवाई माजूबी चलती जा रही है और दर्द से तड़प रही है। एक तरफ उधर बसंत आ गया है और मोती और फूलबानों की जिंदगी में जैसे नवांकुर आ चुके हैं। मोती झट से उसके जाते ही, माजूबी के जाते ही फूलबानों से निकाह करके उन्हें ले आते हैं अपने घर और जिंदगी की तमाम खुशियों को समेट कर अपनी आराम तलबी, अपनी जिंदगी को फूलों से भरने की कोशिश करते हैं। फूलबानों को खुश करने की कोशिश करते हैं। फूलबानों इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि कठिन परिश्रम क्या होता है, एक कर्मठ स्त्री क्या होती है, एक घर को चलाने वाली स्त्री क्या होती है। वो क्या जाने, वो तो अपने सपनों में खोई रहती है और मोती मियाँ उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। मोती के लिए फूलबानों ही जैसे सब कुछ बन जाती है और फूलबानों के लिए वो पान लेकर आते हैं, खुश करते हैं और फूलबानों कुछ यूं कहती हैं।
काजर बिंदी महावर बिंदी कंगना झुमका साड़ी सबसे अच्छी सबसे महंगी सैया प्रीत तुम्हारी सबसे अच्छी सबसे महंगी सैया प्रीत तुम्हारी पिया तन मन तेरे हवाले दिन दिन ये प्रीत बढ़ा ले कुदरत ने किया एहसान मेरे होठ यूं हिला क्यों लायो सैया पान मेरे होठ यूं हिला मैं तो थी आजाद परी आकाश में उड़ने वाली तेरे इंद्रजाल में फंस के हाय मैं भोली भाली तेरे इंद्रजाल में फंस के हाय मैं भोली भाली तूने ऐसे दौड़े डाले दिल संभला नहीं संभाले तू मान भले ना मान मेरे होठ यूं हिला क्यों लायो सैया पान मेरे होठ यूं हिला पर गरीब आदमी का जीवन केवल घर में बैठे बैठे आनंद में समय बीतने से तो कटेगा नहीं। बसंत को बीतना है, गर्मियां भी बीतेंगी और सर्दियां फिर से आएंगी। खजूर के पेड़ों से रस टपकना शुरू हो जाएगा और मोती को फिर से गुड़ बनाकर बाजार में बेचने जाना ही होगा। फूलबानों को गुड़ बनाना नहीं आता, काम करने में उनका मन भी नहीं लगता और फिर गुड़ बनाने का काम तो उनके लिए एक बोझ की तरह है। उनका मन तो श्रृंगार में ही रमता है। पिछले मौसम तक जिस मोती का गुड़ हाथों हाथ बिक जाया करता था, उसी मोती को अब ग्राहकों के ताने सुनने पड़ते हैं कि इतना बेकार गुड़ उन्होंने जिंदगी में नहीं खाया, इतना कड़वा गुड़। उफ, मोती का व्यापार जैसे चौपट होता जाता है। अपरिपक्व फूलबानों की काम चोरी से ग्रस्त जीवन भी कड़वाहट और लड़ाई झगड़ों से भरने लगता है। बड़ी मुश्किल से जीवन कट रहा है और उधर माजूबी के लिए उनके जेठ फिर से उनके घर आते हैं और उनकी स्थिति को देखकर दर्द का कहीं ना कहीं वो उनको पता चलता है कि किस तरीके से उनकी जिंदगी बीत रही है। माजूबी का भला क्या कसूर था? फिर से वो एक सहारा लेकर उनके घर आते हैं और उन्हें अपने एक दोस्त जिनकी पत्नी गुजर गई हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके साथ निकाह करवाने के लिए उन्हें मनाते हैं। जब मोती को ये पता चलता है तो उसे अंदर से कहीं ना कहीं ठेस भी लगती है कि जब वे माजूबी को अपने नए पति के साथ जाते देखते हैं, परंतु उनके अंदर का पुरुष जो दम्भ होता है, वो अहंकार उन्हें फूलबानों के सामने झूठा लगता है, अभिनय करने पर विवश करता है और वे चाहते हैं और कहते हैं जानबूझकर अपनी छल कपट को छुपाने के लिए कि अरे अच्छा हुआ निकाह करके चली गई, बला टली, वरना सारे दिन आहें भर भर कर हमें कोसती रहती थी, अब जाकर जान छूटेगी। माजूबी तो निकाह करके एक खाते पीते परिवार की मालकिन बन जाती है, पर मोती का जीवन जैसे कष्टों से भर जाता है और ऐसे ही जो फूलबानों होती हैं वो रस चढ़ाकर चली जाती हैं कहाँ? नहाने के लिए, और सारा जो रस होता है वो जलकर खाक हो जाता है। लेकिन उधर जो माजूबी होती हैं अपनी गृहस्थी संभाल लेती हैं वो, क्योंकि कहते हैं कि जो कर्मठ स्त्री होती है, जो बड़ी सुलभ स्त्री होती है, ईमानदार स्त्री होती है, वो अपने घर को सजाती है।
किसी घर को तोड़ती नहीं है बल्कि घर को बनाती है। वो जाकर अपने घर में व्यस्त हो जाती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से पता चलता है कि जिंदगी इतना आसान भी नहीं है। दूर है किनारा दूर है किनारा गहरी नदी की धारा टूटी तेरी नैया माझी खेते जाओ रे ये नैया खेते जाओ रे दूर है किनारा। उधर माजू भी अपने घर को बसा लेती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इधर जो फूलबानो हैं उनकी ज़िंदगी जैसे दुश्वार बन जाती है। इतना काम उनको करना पड़ता है कि वो कहती हैं ये तो बोझ है, और रस को चढ़ाकर नहाने के लिए चली जाती हैं। सारा रस जलकर खाक हो जाता है और उसी रस से वो गुड़ बनाती हैं, और जब बाज़ार जाता है गुड़ तो सब थू थू करते हैं कि ये क्या रस है, क्या गुड़ है, इससे तो अच्छा तुम गुड़ बेचो ही ना। और फिर क्या है, माजूबी के साथ वे जो गुड़ के बाज़ार के ऐसे राजा थे जिनकी बादशाहत को कोई चुनौती देने वाला नहीं था, आज वो माजूबी से अलग होकर उनका जैसे वजूद ही ख़त्म हो गया है बाज़ार से। जीवन के कष्ट और फूलबानों की अपरिपक्व प्रकृति उनके गृहस्थ जीवन को भी चौपट करने लगती है। फूलबानों के प्रति उनका सारा मोह खत्म हो जाता है, और जिस फूलबानों को पाने के लिए उन्होंने इतने प्रपंच रचे, उसी फूलबानों की गुस्ताखी पर वे गाली गलौज और मार पीट कर उतर आते हैं। कहते हैं कि अंधेरों में भटकने से अंधेरे कम नहीं होते, शहर को ढूंढ लाएं, अभी कुछ रात बाकी है। और फिर वो निकल पड़ते हैं माजूबी के घर, और माजूबी के घर जाते हैं तो वो अपनी पत्नी फूलबानों को ले जाती हैं, और फिर जब फूलबानों को माजूबी देखती है तो परेशान हो जाती है, क्योंकि स्त्री वही अच्छी स्त्री मानी जाती है जो औरत की दुश्मन ना हो। लेकिन स्त्रियोचित उनके गुण बहुत ही खूबसूरत हैं। वो माजूबी से कहती है कि आप मुझे गुड़ बनाना सिखाएं, और वो आती है अंदर से, झट से उनको गले से लगा लेती है फूलबानों को। यही स्त्री है, और जीवन को ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा करती है जिसमें भी माजूबी के साथ उन्होंने जानवर से भी बदतर जिसने सलूक किया, घर से निकाल दिया, उसी माजूबी के सामने याचना की मुद्रा में उन्हें जा खड़ा होना पड़ता है, और प्रार्थना के साथ वो भी। अगर माजूबी बेगम अपनी कृपा कर दें तो उन्हें 2 किलो गुड़ बनाकर दे दें, तो वे बाजार में जाकर अजनबी ग्राहकों को गुड़ बेच देंगे। कुछ इस तरह से कहते हैं मोती मियाँ। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, और आखिर में जब अंत होता है तो यही दिखाते हैं कि भाई वो गले से लगा लेती हैं और उसको गुड़ बनाना सिखाती हैं। बहुत ही सुंदर फिल्म, और इस फिल्म में मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत ही छोटे बजट की फिल्म थी, और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकन के लिए भी भेजा गया था। इस फिल्म में नूतन जी ने अमिताभ बच्चन की नायिका के रूप में एक भूमिका निभाई, उसके बाद इंसानियत में उन्होंने माँ की भूमिका निभाई। सिर्फ एक ही नायिका के तौर पर ये फिल्म थी सौदागर। तो यहीं पर आकर जो फिल्म है समाप्त होती है कि माजूबी किस तरह से अपने गले लगा लेती हैं पद्मा खन्ना यानी फूलबानों को, और एक हिकारत की नज़र से देखती हैं उस पुरुष को जिसने झूठे लांछन लगाकर उन्हें घर से निकाला था। और इस यहीं पर आकर फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी खजूर का रस और गुड़ को बनाने और उसके स्वाद को बढ़ाने के इर्द गिर्द घूमती है। स्त्रियों और पुरुष की सोच व अंतःकरण के रूप में नैतिक मूल्यों को
किस तरह से स्त्री के घर चलाने और परिवार को खुश करने और रिश्तों को मजबूती देने का हुनर है वो भी दिखाती हैं। गुणवान स्त्री गुड़ बनाकर अपने गुणों का स्वाद, रंग और हुनर की बाजी में आगे रखती हैं, वो है माजूबी। वहीं दूसरी सजने संवरने और रिझाने पर बल देने वाली स्त्री है फूल बानो। वहीं शातिर रूप में एक पुरुष का रूप निभाया है अमिताभ बच्चन ने। आज की फिल्म आपको कैसी लगी साथियों, ज़रूर बताइएगा। और यहीं पर हमारी आज की फिल्म समाप्त होती है। सौदागर प्रतिमा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।